नमस्कार दोस्तों, आप सभी का परीक्षा विनर 2.0 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम पटेल आज पुनः आपकी ईवीएस की क्लास लेने वाला हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का ईवीएस में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसमें हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्लास हम लोग अटेंड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सल्फर चक्र के बारे में पढ़ा, फास्फोरस चक्र के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो दूसरी क्लास की इस टॉपिक से रिलेटेड जिसमें हम लोगों ने जो है कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में पढ़ा। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग जो है वो ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ में नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। तो सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन चक्र की। ऑक्सीजन चक्र, ठीक है, समझते हैं ऑक्सीजन चक्र होता क्या है और ये जो ऑक्सीजन है ये किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी होती है। अगर हम मानव की बात करें तो ऑक्सीजन का जो है मानव जीवन में या जो मानव शरीर होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किस तरीके से योगदान रहता है हम चीजों को समझते हैं पॉइंट वाइज। देखिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य के शरीर के अंदर सेल्स पाई जाती हैं और सेल्स में क्या है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, मानव जो होता है, जब मानव शरीर जो होता है वो उसका निर्माण जो है किससे होता है, तो कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो जो हमारी सेल होती है उसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा। अब ये जो ग्लूकोज है, अब इस ग्लूकोज से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन। अब होता क्या है कि जब हम श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलती है तो फिर ये जो ग्लूकोज है ये किन किन चीजों में टूटता है, एक तो ऊर्जा के रूप में टूटेगा यानी कि एनर्जी, इसी के साथ क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, इसी के साथ में क्या रिलीज होगा, जल भी रिलीज होगा यानी कि H2O। ठीक है, तो एक चीज हमने समझी कि जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, और जब हम श्वसन क्रिया के द्वारा हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज से क्रिया करके क्या करता है, ऊर्जा, यानी कि जो ग्लूकोज है वो किन किन चीजों में टूटता है, ऊर्जा के रूप में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है और जल के रूप में टूटता है। अब इसमें 2 चीजें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो हो गया जल और दूसरा हो गया एनर्जी। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और चूंकि जो हमारा मानव शरीर है इसमें जल की बहुत ही ज्यादा मात्रा जरूरत पड़ती है, तो होता क्या है कि ये जो जल है ये मानव शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यानी कि यूज में लाया जाता है। इसके अलावा जो एनर्जी है वो भी मनुष्य के द्वारा अपने यूज में लाई जाती है। अब बचता क्या है, वेस्ट के रूप में क्या बचता है, वो बचता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मानव शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता है, यानी कि ये जो है ये अनयूजफुल होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि श्वसन की क्रिया के द्वारा इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन है वो मानव के लिए किस तरीके से उपयोगी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, तो ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वायुमंडल। अगर हम देखें मुख्य रूप से या स्वतंत्र रूप से जो गैस के फॉर्म में पाई जाती है तो ये कहां पाई जाती है, ये हमारे वातावरण या वायुमंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में। अगर हम वायुमंडल में इसकी बात करें तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है, वो लगभग जो है वो 21% ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है। ठीक है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, लगभग 21%। ये जो है वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वायुमंडल में अन्य तत्वों के साथ भी मिलकर रहती है। जैसे आपने सुना होगा नाइट्रस के ऑक्साइड, नाइट्रस के ऑक्साइड,
अब ये नाइट्रस के ऑक्साइड ये क्या करते हैं, आपने सुना होगा जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी चीजें सहायक होती हैं, तो एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और दूसरा होता है नाइट्रस के ऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये जो आपकी एसिड रेन है, एसिड रेन को होने में सहायता करते हैं या एसिड रेन कराने में इन्हीं का मुख्य योगदान होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कार्बन के साथ जब ये जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में या वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है, इसके अलावा वो अन्य गैसों के साथ में मिलकर भी रहती है। इसके अलावा यदि हम पृथ्वी पर बात करें या धरातल पे बात करें, धरातल पर बात करें तो धरातल पे क्या होता है कि जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, तत्वों में भी जो है जो ऑक्सीजन है वो किसी न किसी तरीके से मिली हुई होती है। जैसे जब कोई भी तत्व होता है और वो भूमि में या मिट्टी में मिला होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। और फिर उसको जो है विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और तत्व को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि जो ऑक्सीजन है वो किस किस रूप में पाई जाती है। वातावरण में, वायुमंडल में वो स्वतंत्र रूप से कितनी पाई जाती है, लगभग 21%। इसके अलावा अन्य तत्वों में भी पाई जाती है या अन्य गैसों के साथ में भी ये जो है मिश्रित होती है। नाइट्रस के ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा पृथ्वी पर या मृदा में जो भी तत्व पाए जाते हैं उनके साथ भी ये जो है मिक्स होकर के रहती है। और किस फॉर्म में रहती है, तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहती है। इसके बाद में यदि हम बात करें, इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में यदि हम बात करें कि जो ऑक्सीजन है इसका स्रोत क्या है। ठीक है, एक तो ये तो वायुमंडल हो गया कि वायुमंडल में ये पाई जाती है, लेकिन वायुमंडल को ये कैसे प्राप्त होती है, ये कहां से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है पौधों के द्वारा। किसके द्वारा, पौधों के द्वारा, पौधों के द्वारा। और पौधों के द्वारा कैसे प्राप्त होती है, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जैसे ये जो हमारी रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, ये क्या हो गया, एनर्जी हो गया, यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका यूज किस में करते हैं, भोजन को बनाने में करते हैं। भोजन को किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं, तो ग्लूकोज के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। ऊर्जा हो गई, यानी कि ये हो गया हमारा सनलाइट। उसके बाद में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और जल की उपस्थिति में, जल कहां से मिला, तो पौधों से मिला, क्योंकि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अपनी जड़ों से जो भूमिगत जल होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया। अब इनकी उपस्थिति में क्या हुआ, इनकी उपस्थिति में प्रोसेस हुई, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत बना क्या, ग्लूकोज बना। यानी कि जब इसी रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे या रिवर्स कर देंगे, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज के साथ में क्या, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ऑक्सीजन का यूज पौधों को है नहीं, इसलिए पौधों ने क्या किया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। अब ऑक्सीजन को उन्होंने बाहर कब निकाला, तो इतना आप याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को बाहर निकाला। तो इस तरीके से पौधों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, तो पौधों ने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। अब वो ऑक्सीजन कहां जाएगी, वो जाएगी हमारे वातावरण या फिर वायुमंडल को मिलेगी। तो इस तरीके से जो मुख्य स्रोत हुआ ऑक्सीजन का, वो हमारा क्या हो गया, पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी, वो हमारे वायुमंडल में जाएगी। और वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं, एज श्वसन की क्रिया के दौरान मनुष्य जो है उस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन का यूज क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि मुख्य रूप से अगर हम ऑक्सीजन के यूज की बात करें तो इसका जो उपयोग हो जाएगा,
महत्वपूर्ण उपयोग हो जाएगा आपका श्वसन, ठीक है, क्योंकि जितने भी सजीव, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो प्राणी हो, ठीक है, कोई भी जो सजीव या फिर जिसमें जीवन है, वो सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, वो सारी की सारे जीव जंतु श्वसन करते हैं। और श्वसन में वायु, जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होती है, या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि श्वसन के लिए या श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही श्वसन की क्रिया होती है। और अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन किस तरीके से जो है वो हमारे शरीर को एनर्जी पहुंचाती है, किस तरीके से जो है वो यूजफुल है। इसके अलावा, श्वसन के अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका यूज हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं, तो किसी भी वस्तु को जलाने में, ठीक है, जो बर्निंग प्रोसेस होती है, अगर किसी भी वस्तु को जब हम जलाते हैं और यदि उस स्थान पे ऑक्सीजन की कमी है या उस स्थान पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वो उस वस्तु को हम नहीं जला सकते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए या बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो नाइट्रस के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रस के ऑक्साइड्स होते हैं, उनको बनाने में भी जो है किसकी, ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो ऑक्सीजन है उसका यूज क्या क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसके, साइकिल की, ठीक है, ऑक्सीजन चक्र की। अब ऑक्सीजन चक्र को हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीजन चक्र में होता क्या है कि हमारा ये हो गया वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, वायुमंडल में क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को किसने ग्रहण किया, इधर हो गए आपके जीव जंतु एवं मनुष्य, ठीक है, इसके द्वारा जो है श्वसन की क्रिया के द्वारा इसको ग्रहण किया गया। फिर इसने क्या किया, इसने CO2 रिलीज की, ठीक है, किस प्रोसेस के दौरान, श्वसन की प्रोसेस के दौरान CO2 रिलीज की। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ठीक है, ये पेड़ पौधे हो गए। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये हो गया सूर्य। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या हुआ, कार्बन का एब्जॉर्ब किसने किया, पेड़ पौधों ने किया। पेड़ पौधों ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया और वो कहां पहुंच गई, वायुमंडल में पहुंच गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये फिगर बना सकते हैं कि वायुमंडल से यानी कि मनुष्य के द्वारा ग्रहण की गई, मनुष्य ने इसको निकाला कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने ग्रहण किया और पौधों के द्वारा वायुमंडल में पुनः ये चीज पहुंच गई। तो ये जो एक चक्र है, जो ऑक्सीजन चक्र है, वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, वो कार्बन चक्र से रिलेट करता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ऑक्सीजन चक्र को समझा। इसके बाद में जो अगला चक्र आएगा वो हमारा रहेगा नाइट्रोजन चक्र, और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन चक्र। अब देखिए, ये जो नाइट्रोजन चक्र है, जिस तरीके से हमने सभी चक्र पढ़े उसी तरीके से हम लोग नाइट्रोजन चक्र को भी पढ़ेंगे। और हमें पता है कि कोई भी चक्र या जब हम कोई भी जैव भू रासायनिक चक्र पढ़ते हैं तो हमें यह पता है कि कोई भी चक्र तभी कंप्लीट होता है जब वो एक स्थान से प्रारंभ होता है और वो घूमते हुए पुनः वो उसी स्थान पे आ जाता है, तभी वो क्या होता है, उसको हम चक्र की संज्ञा देते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये कहां पाया जाता है, ये हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। कहां पाया जाता है, तो वायुमंडल में पाया जाता है। और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितना है, वो लगभग और लगभग
78% पाया जाता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। अब ये जो नाइट्रोजन चक्र है, ये नाइट्रोजन चक्र किस तरीके से चलता है? तो नाइट्रोजन चक्र को चलाने के लिए कुछ इसकी प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? नाइट्रोजन चक्र को कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ठीक है, किसकी? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन चक्र, जो नाइट्रोजन साइकिल है, वो 4 प्रोसेस में कंप्लीट होती है, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये क्या होता है? ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बाद में जो सेकेंड प्रोसेस होती है वो होती है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद में अगला जो होता है वो होता है नाइट्रिफिकेशन। और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इन 4 स्टेप से जो है हमारा जो है नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल को चलाने के लिए या नाइट्रोजन साइकिल बनने के लिए आपको ये 4 स्टेप समझने होंगे कि ये जो 4 स्टेप हैं ये एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप बात की, पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब होता क्या है कि ये जो वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन है, ठीक है, इस नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए या मृदा तक पहुंचाने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको वो मृदा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं या कौन कौन से ऐसे फंगस हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है या कौन सा ऐसा शैवाल है या फंगस है जो कि क्या करता है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सभी को समझ आ गया है कि वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल से मृदा में या वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में पहुंचाने का कार्य क्या कहलाता है? इसे ही बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बात आती है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो भाग लेते हैं। पहला आप देख रहे हैं कि पहला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, ये एक जो है अवायवीय जीवाणु है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है? ये मुक्त जीवी है या मुक्त रूप से हमारे वातावरण में पाया जाता है। दूसरा है एजोटोबैक्टर। ये जो है एजोटोबैक्टर जो है वो हमारा कैसा है? ये वायवीय है और इसके साथ में क्या है? मुक्त जीवी है। जो पिछला जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, उसमें यही से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो क्या करता है? जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है या फिर वायु में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? एजोटोबैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये एक सहजीवी जीवाणु है और ये मृतोपजीवी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है क्लेप्सिएला। क्लेप्सिएला जो है ये भी एक सहजीवी जीवाणु है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोरोबियम। ये कैसा है? ये एक अवायवीय है, आत्मपोषी है और इसी के साथ में क्या है? ये मुक्त जीवी जीवाणु है। और अंतिम में आ जाता है रोडोस्पेरिलम। ये भी कैसा है? ये एक अवायवीय जीवाणु है, इसी के साथ में ये आत्मपोषी भी है और इसी के साथ में क्या है? ये मुक्त जीवी भी है। तो इन जो बैक्टीरियाज के नाम आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको चाहे आप नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे के सारे बैक्टीरियाज नेम हमने लिख दिए और उनकी प्रकृति क्या है उनको भी हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको किसी भी तरीके से असुविधा ना हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो फंगस हैं, कौन कौन से फंगस ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। अब हम आते हैं
फंगस पे। तो ये कुछ ऐसे फंगस नेम हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। पहला जो हमारा फंगस है इसका नाम है नोस्टाक। इसके अलावा जो दूसरा फंगस है उसका नाम है एनाबिना। फिर है हमारा रिवोलेरिया, नेक्स्ट है ग्लियोट्राइकिया और लास्ट हमारा आता है कैलोथ्रिक्स। ये 5 ऐसे फंगस हैं जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कैसे होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया भाग लेते हैं और कौन कौन से फंगस भाग लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीधे अपने पॉइंट पे। हम लोगों ने जो है पहला पॉइंट पढ़ा था जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके हैं, वो हमारा कौन सा आ जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि जो नाइट्रोजन चक्र है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन का पढ़ा है। अब इसके बाद में क्या आएगा, सेकेंड स्टेप जो है वो है हमारा अमोनिफिकेशन। क्या होता है अमोनिफिकेशन? अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर लिया गया। अब उस स्थिरीकरण के बाद में क्या होगा, उसका होगा अमोनिफिकेशन। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के पश्चात क्या होगा, अमोनिफिकेशन होगा। ठीक है, अमोनिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है डिकम्पोजर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, डिकम्पोजर के द्वारा किया जाता है, या फिर जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, वो अमोनिफिकेशन का कार्य करते हैं। अब अमोनिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, यानी कि हमारा क्या है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है, अब ये क्या हुई, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद में क्या हुआ, इसका अमोनीकरण हुआ, अमोनीकरण हुआ। दूसरा किस तरीके से हो सकता है कि कोई भी प्लांट है या फिर जीव जंतु हैं, उन्होंने क्या किया, वो डेथ हो गए यानी कि वो मर गए, या फिर उन्होंने क्या किया, मलत्याग किया। ठीक है, जैसे पादप हो गए या पादप हो गया, जीव जंतु हो गए। अब ये क्या हो गई कि इनकी हो गई मृत्यु। अब जब भी इनकी मृत्यु होगी तो फिर क्या होगा, इनको जो है, जो डिकम्पोजर है, जो अपघटक है, वो क्या करेंगे, वो इसको अपघटित करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको जो है अमोनीकरण इसका कर देंगे और अमोनिया में इसको जो है परिवर्तित कर देंगे। यानी कि एक तो डायरेक्ट क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है वो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा कहां पहुंच गई, अमोनीकरण इसका हो गया। और दूसरा क्या है, यदि पौधे या जीव जंतु में से कोई भी मर गया है तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो अपघटक है, अपघटक क्या करेंगे, इसका अमोनिफिकेशन कर देंगे। अब इसके पास पश्चात क्या होगा कि जो अमोनीकरण है, अमोनीकरण में क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसको कि हम किस NO3 या NO4+, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनियम आयन या फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके पश्चात क्या होगा, जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप हमारा कौन सा आता है, नाइट्रिफिकेशन आता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन होता क्या है, नाइट्रिफिकेशन में ये प्रोसेस होती है कि जो हमारा अमोनिया होता है या जो अमोनियम आयन होते हैं, अमोनियम आयन सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होते हैं, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होंगे, और फिर उसके बाद कि वो नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन, सबसे पहले इसको हम लोग ये समझते हैं कि अमोनिया का नाइट्राइट तथा उसके पश्चात नाइट्रेट में परिवर्तित होना, नाइट्रेट में परिवर्तित होना
नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होती है, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, और फिर नाइट्राइट के पश्चात वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, उसको जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है या फिर उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। जब उसका ऑक्सीडेशन नाइट्रेट में हो जाता है तो फिर नाइट्रेट जो है वो पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त बनता है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि जो नाइट्रोजन है वो पौधे नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या ग्रहण करते हैं। जो पौधे होते हैं, पौधे नाइट्रोजन को, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इस चीज को आप जो है नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। अब ये जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है ये किस तरीके से होती है, जो हमारे अमोनियम आयन होते हैं यानी कि NO4 प्लस, ठीक है, सॉरी NH4 प्लस, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन होते हैं। अब इन अमोनियम आयन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब अमोनियम आयन जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, NO2 माइनस में, यानी कि ये किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करेंगे नाइट्राइट। ठीक है, अब नाइट्राइट के पश्चात अब इसका क्या होगा, अब इसका फिर से जो है ऑक्सीडेशन होगा, इसका पुनः क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और पुनः ऑक्सीडेशन के पश्चात ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NO3 यानी कि नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो पूरी प्रोसेस है यानी कि अमोनियम आयन से लेकर के नाइट्रेट बनने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, ये पूर्ण प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही कहलाती है नाइट्रिफिकेशन। अब यहां पर भी एक कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन को कौन से बैक्टीरिया या कौन से एल्गी जो है वो नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे, उन बैक्टीरिया के हम लोग नाम नोट कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला बैक्टीरिया आ जाएगा वो हमारा कौन सा आ जाएगा, नाइट्रोसोनोमास, नाइट्रोसोनोमास। ठीक है, ये हमारा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, अमोनियम आयन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में आ जाएगा नाइट्रोसोस्पिरा, नाइट्रोसोस्पिरा, ये भी क्या करता है, ये भी जो है अमोनियम आयन को किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद में एक और आ जाएगा नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, तो ये तीन ऐसे बैक्टीरिया हो गए जो कि क्या करते हैं, अमोनियम आयन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहला हो जाता है नाइट्रोस्पिरा, नाइट्रोसोस्पिरा, नाइट्रोसोस्पिरा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में आ जाएगा नाइट्रोसोकोकस। और अंतिम अगर हम बात करते हैं तो अंतिम में हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोबैक्टर, या सॉरी नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर।
सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोबैक्टर जो है वो किस प्रोसेस में काम आता है। जो हमारा नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन की इस प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा एग्री रहता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्टिव रहता है, तो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है नाइट्रिफिकेशन को पढ़ा, और इसके बाद में जो हमारा अंतिम स्टेप आता है वो कौन सा आता है, वो आता है डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, उसमें जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट से पुनः नाइट्रोजन में कन्वर्जन। ठीक है, या नाइट्रेट का पुनः जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्जन होना ही क्या कहलाता है, डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। धीरे धीरे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के टूटते जाते हैं और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों स्टेप को पढ़ लिया। अब ये जो चारों स्टेप हैं ये मिलकर के एक कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन चक्र, अब इसको हम लोग एक जो है साइकिल के माध्यम से समझ लेंगे या फिगर के माध्यम से समझ लेंगे कि वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन ये क्या हुई, मात्रा कितनी है, 78%। इसका क्या हुआ, स्थिरीकरण हुआ या नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के क्या हुआ, इसका अमोनीकरण हुआ। अमोनीकरण के बाद में इसका क्या हुआ, नाइट्रीकरण हुआ, और नाइट्रीकरण के पश्चात क्या बना, नाइट्रेट का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण हुआ, नाइट्रेट का निर्माण हुआ। अब ये जो नाइट्रेट है ये कौन ग्रहण करता है, इसको जो है ये पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, जितने भी ये पौधे हैं, अधिकतर पौधे जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। अब ये नाइट्रेट कहां पहुंच गई, पौधों के पास पहुंच गई। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि जो जीव जंतु हैं या पौधे हो गए, इसी पे हम बना लेते हैं यहाँ पे जीव जंतु। अब जीव जंतु ने क्या किया, मल त्याग किया। अब ये जो मल त्याग है ये कहां जाएगा, ये भूमि में जाएगा। ठीक है, ये कहां पहुंच गया, भूमि में पहुंच गया। या फिर इसको हम लोग इस साइड में बनाते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया प्लांट, नाइट्रेट पहुंचा यहां पे हो गया हमारा ये मृदा। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, भूमि ही है जहां पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया हो रही है। ये हमारा हो गया जीव जंतु। मृत, या फिर यहीं पे क्या हो जाएगा, मल त्याग। अब यहां से इसका क्या होगा, यहां से इसका होगा अमोनीकरण, और अमोनीकरण से नाइट्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान नाइट्रेट से कहां पहुंच गया, पौधों में पहुंच गया। अब पौधों के द्वारा कौन, पौधे किसका, पौधों का भक्षण कौन करेगा, जीव जंतु करेंगे, वहां से जीव जंतुओं में पहुंच गई। इसके अलावा क्या हुआ कि जो मृत जीव है या जो मलत्याग है उसके द्वारा भी क्या हुआ कि कुछ न कुछ अंश जो है वो किस में पहुंच जाता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है। जहां पे आपने देखा होगा अमोनिया का बहुत ही ज्यादा मात्रा में निष्कासन होता है, वहां पे आपने देखा होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पर भी उसमें स्मेल आती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो है डायरेक्ट वायुमंडल में भी पहुंच जाती है। इसके अलावा नाइट्रेट से पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है। ये किस प्रक्रिया के द्वारा, तो ये हो जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो इस डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा क्या होता है कि जो नाइट्रेट से
ये जो है नाइट्रेट पुनः कहाँ पहुंच जाता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है, और किस रूप में पहुंचता है, तो नाइट्रोजन के रूप में पहुंचता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नाइट्रोजन चक्र को आसानी से समझा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट रहा हो तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि जिस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा और टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी हम लोग करेंगे। तो आज जो ये टॉपिक है, जो जैव भू रासायनिक चक्र हमारा चल रहा था, ठीक है, वो आज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पहला है रासायनिक चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है भूवैज्ञानिक चक्र और चौथा है भू रासायनिक चक्र। तो इसका आंसर सभी लोग आसानी से दे लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जैविक और अजैविक कारकों की पारस्परिक क्रिया, जैविक और अजैविक कारकों की पारस्परिक क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोटाइप कहा जाता है, निस कहा जाता है या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो हमने पहले ही बताया था कि जहां पे जैविक और अजैविक घटक आ जाएंगे या जैविक और अजैविक कारक आ जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक कारक है, ठीक है। कार्बनिक कारक बताना है। जब हमने आपको कंपोनेंट पढ़ाए थे पारिस्थितिकी तंत्र में, तो हमने बताया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं उनको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे जैविक घटक होंगे और दूसरे होंगे अजैविक घटक। और अजैविक घटक में भी हमने उसको जो है तीन भागों में डिवाइड किया गया, तीन भागों में डिवाइड किया था। एक तो हमारा भौतिक घटक, दूसरा हमारा कार्बनिक घटक और तीसरा था हमारा अकार्बनिक घटक। तो वो जो हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक घटक थे या कारक थे, उसमें से आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वसा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कारक है जो कि कार्बनिक कारक की श्रेणी में आता है? तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि वसा। शेष जितने भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, ये जाएंगे अकार्बनिक कारक की श्रेणी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि पौधे सामान्यतः नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में लेते हैं? अभी हमने आपको ये बताया है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है नाइट्रेट, थर्ड है अमोनिया और फोर्थ है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो पौधे हैं सामान्यतः नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है कार्बन और चौथा है मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान रखता है? तो मोलिब्डेनम, ठीक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है, आपको बताना है। अभी हमने आपको जो है कुछ ऐसे बैक्टीरियाज के नाम लिखाए थे जो कि क्या करते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और उन्हीं बैक्टीरिया के नाम के आगे हमने ये भी बताया था कि उन बैक्टीरिया की जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है वो कैसा है। तो उसमें से कुछ ऐसे भी जीवाणु थे जो कि कैसे थे, अवायवीय जीवाणु थे, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है और वो कैसे स्वतंत्र रूप से भूमि में पाए जाते हैं। तो पहला है हमारा राइजोबियम, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, थर्ड है
ब्रीवियो और फोर्थ है एजोटोबैक्टर। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे, इसको हमने ये लिस्ट आपको यहां पे हमने दिखाई थी। ये देखिए पहले ही है क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, ये कैसा है, ये एक अवयवी और मुक्त जीवी, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र रूप से रहने वाला जो है जीवाणु है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला हो गया था, ये भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चक्र का उदाहरण है। ठीक है, अवसादी चक्र का उदाहरण बताना है। जब हमने जैव भू रासायनिक चक्र आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था कि जो जैव भू रासायनिक चक्र हैं उनको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो अवसादी चक्र होंगे, यानी कि जो ठोस रूप में, जिनका ठोस रूप में चक्रण होता है, और दूसरा होगा हमारा गैसीय चक्र, जिनका गैस के रूप में चक्रण होता है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन चक्र, सेकेंड है कार्बन चक्र, थर्ड है नाइट्रोजन चक्र और फोर्थ है फास्फोरस चक्र। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा चक्र है जो अवसादी चक्र का उदाहरण है। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। दो ऐसे चक्र थे जो कि अवसादी चक्र के अंतर्गत आते थे। शेष जितने भी चक्र हमने पढ़े हैं, चाहे वो नाइट्रोजन चक्र रहा हो, चाहे वो कार्बन चक्र रहा हो, चाहे वो ऑक्सीजन चक्र रहा हो, या फिर वो जल चक्र रहा हो, ये सारे के सारे चक्र हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ये गैसीय चक्रण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा चक्र होगा जो कि अवसादी यानी कि ठोस प्रकार का चक्र होगा और शेष क्या होंगे, गैसीय प्रकार के होंगे। तो पहला है कार्बन चक्र, ये भी आपका गैसीय प्रकार का चक्र है। नाइट्रोजन चक्र, ये भी गैसीय प्रकार का चक्र है। सल्फर चक्र, ये हमारा कैसा है, ये ठोस है और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में ऑक्सीजन, जो कि गैसीय प्रकार की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य भंडार है। जो जीवमंडल है उसमें नाइट्रोजन का मुख्य भंडार क्या है। फर्स्ट है सागर, सेकंड है चट्टाने, थर्ड है वातावरण और फोर्थ ऑप्शन है जीव। तो अभी हमने बताया था कि जो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है या जो मुख्य भंडार है वो क्या है, वो है हमारा वातावरण, जिसमें कि कितनी 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, जो दलहनी पौधे होते हैं या जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, उनमें जो है, उनकी जो जड़ें हैं उनमें जो है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। फर्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम, सेकंड है राइजोबियम, थर्ड है रोडोस्पाइरिलम और फोर्थ है क्लोरोबियम। तो इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि राइजोबियम। राइजोबियम की कई सारी स्पीसीज होती हैं और वो कई जो आपकी दलहनी कुल की फसलें हैं उनके लिए अलग अलग राइजोबियम की स्पीसीज जो है वो कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो हरे पौधे हैं वो किस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट है हीलियम, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ है ऑक्सीजन। तो अभी हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी उसमें पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि इसका 90% लोग जो है वो गलत आंसर देंगे।
पूरी संभावना है कि 90% लोग जो है इसका गलत आंसर देंगे कि पौधे जो है वो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो सभी लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कब लेते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, न कि श्वसन की क्रिया में। जबकि बात श्वसन की आती है तो श्वसन में पौधे भी, यानी कि जिस तरीके से जीव जंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, उसी प्रकार जो हमारे पौधे हैं, जो पादप हैं, वो भी किस गैस का यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ये कहा जाता है कि रात के समय में आपको जो है वृक्ष के नीचे नहीं लेटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी जो है रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। क्योंकि दिन में क्या होता है कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन रात के समय में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन गैस वो रिलीज नहीं कर पाते हैं, और होता क्या है कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे और आप भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। तो वहां का जो वातावरण होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि रात में जो है पौधों के नीचे नहीं लेटना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अमोनीकरण। सेकंड है नाइट्रोजन नियतन। थर्ड है अनाइट्रीकरण। फोर्थ है नाइट्रीकरण। अब देखिए क्या कहा गया है कि नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन, यानी कि नाइट्रेट से पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित होना है। तो हमने बताया था क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि अनाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र का है। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सेकंड है टुंडा प्रदेश। थर्ड है सवाना। फोर्थ है मरुस्थल। तो सबसे ज्यादा जो पारिस्थितिकी तंत्र है या सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो कहां पाई जाती है, तो सभी लोग जानते हैं कि वो कहां पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। क्योंकि वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों के पादप भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी क्षेत्र भूमध्य रेखा से सटे हुए हैं वहां पे क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मिडिल लाइन होती है जिसके कि हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन या फिर बोलते हैं भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहां पे जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत गिरती हैं, और अधिक गर्मी गिरने के कारण या अधिक गर्मी होने के कारण वहां का जो जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है। अब दिन में जब वाष्पन की क्रिया या वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी तो फिर रात में क्या होगा कि जब संघनन की प्रोसेस होती है तो संघनन की प्रोसेस के दौरान प्रतिदिन वहां पे क्या होती है, वर्षा होती है, जिसे कि हम लोग 4 o'clock की वर्षा के नाम से भी जानते हैं। अब जब वहां पे प्रतिदिन वर्षा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वर्षा होगी तो वहां पे वनस्पतियां भी जन्म लेंगी, और जब प्रतिदिन वर्षा होगी तो वो क्षेत्र कैसा होगा, थोड़ा सा दलदली हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा वहां पे बहुत ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सबसे ज्यादा जो उत्पादित पारिस्थितिकी तंत्र करने वाला क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, कि जो शुष्क बर्फ है वो किसका ठोस रूप है। फर्स्ट है अमोनिया, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ है ऑक्सीजन। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन जो है वो है
स्टेलेक्टाइल एंड स्टेलेग्माइट में किसका निक्षेपण होता है? फर्स्ट है सिलिका का, सेकंड है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट का, फोर्थ है सोडियम कार्बोनेट का। तो जो हमारा स्टेलेक्टाइल है या फिर स्टेलेग्माइट है, इसमें जो है किसका निक्षेपण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। ठीक है, ये आधीला बनेगी कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड थे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे, आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाएंगी उनकी जानकारी आपको मिल सके। और ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी और सीक्वेंस वाइज आपको मिलेंगी। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक के बाद में हम लोग जो है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ में ही प्रैक्टिस भी होगी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।